हरिद्वार के ग्रामीण इलाके में 5 फरवरी को महापंचायत की सुगबुगाहट को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। मंगलवार को लक्सर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और पीएससी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली क्षेत्र के भूरनी, डाबकी कला, कुआखेड़ा समेत कई गांवों में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस का कहना है कि प्रस्तावित महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। हरिद्वार के लालढांग गांव के पास में बसी नेपाली बस्ती में गुलदार का आतंक है। इस क्षेत्र में गुलदार के आग धमकने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वनकर्मी गुलदार को पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालांकि गुलदार अभी पकड़ में नहीं आया। गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से पिंजरा लगाया गया है, जबकि बस्ती में रहने वालों में खौफ बना हुआ है। चिड़ियापुर रेंज के रेंज अधिकारी का कहना है कि गुलदार को पकड़ने की कोशिश जारी है। साथ ही स्थानीय लोगों से बच्चों को बाहर न भेजने की अपील भी की गई है। प्री बोर्ड एग्जाम में 60% से कम अंक लाने वाले बच्चों को फेयरवेल पार्टी में आने पर प्रतिबंध लगाने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर को लेकर दिखाई गई न्यूज 18 की खबर का शानदार असर हुआ है। बीरपुर स्कूल में अपने इस फैसले पर रोल बैक कर लिया है। अब 5 फरवरी को होने वाली फेयरवेल कार्यक्रम में 12वीं के सभी 223 बच्चे भाग ले सकेंगे। साथ ही फेयरवेल का खर्च भी स्कूल प्रशासन करेगा। उधम सिंह नगर से खबर है, जहां पर 12 घंटे में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किए हैं और पुलिस और बदमाशों के साथ में 3 जगह पर एनकाउंटर हुआ और 3 अलग अलग घटनाओं में पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। पहला एनकाउंटर नानकमत्ता में स्मैक तस्कर और पुलिस के बीच में हुआ, जिसमें एक तस्कर घायल हुआ। वहीं सितारगंज में हुए दूसरे एनकाउंटर में लूट का आरोपी घायल हुआ है। तीसरा इनामी बदमाश शकील पुलभट्टा में पुलिस की गोली से घायल हो गया। तीनों घायल बदमाशों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजू, अच्छा कितने दिनों से बेचा? 4-5 महीने से। उसके पहले नहीं। हरिद्वार के बीएचईएल में रोड पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। खराब मौसम के चलते पेड़ अचानक से सड़क के बीचों बीच गिरा। इस दौरान वहां से गुजर रही एक स्कूटी पर सवार 2 महिलाएं चपेट में आ गई, जिसमें आंचल नाम की एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में पुलिस ने पेड़ काटकर हटाया और ट्रैफिक को शुरू कराया। विकासनगर के सहसपुर इलाके में 2 गोवंश की हत्या के बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाते हुए हंगामा किया। साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और बताया जा रहा है कि हरिपुर गांव से 2 गोवंश चोरी हो गए थे, जिसके शव मंगलवार को सुबह खेतों के किनारे मिले हैं, जिससे ग्रामीण आग बबूला हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। गौवंश के कुछ अवशेष हैं। ये सहसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में पड़े हुए पाए गए हैं। इस संबंध में इनसे तहरीर ली जा रही है। 2 गायों का चोरी करके हत्या करने का प्रकरण सामने आया था। अभी यहाँ पे सारे लोग हैं और जांच की जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है। फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र होना है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं हुई है। बजट की तैयारियों में जुटे वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का कहना है कि 15 फरवरी के बाद में कभी भी बजट सत्र की तारीख घोषित हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री 15 फरवरी के बाद की कोई भी डेट घोषित कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद
15 फरवरी के बाद की तिथि घोषित करने की अभी तक हमारी मंशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछली बार वाली माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकृत किया गया था और जैसी उनकी सहमति, अनुमति या जो भी उनका निर्देश होगा उसके बाद हम लोग इस तिथि को यहाँ अपने विधानसभा सत्र के लिए आहूत करने की तिथि घोषित करेंगे या वो हो जाएगी। उत्तराखंड में यूसीसी के साथ में लिव इन रिलेशन को मिले कानूनी दर्जे का कांग्रेस विरोध कर रही है और आने वाले सत्र में इसकी गूंज सुनाई दे सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि लिव इन को कानूनी दर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए है, लिव इन टूरिज्म बढ़ाने के लिए नहीं है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पंद्रह फरवरी के बाद विधानसभा सत्र की तैयारी है, तो यूसीसी लागू होने के बाद होने जा रहे पहले सत्र में इस बार लिव इन का मुद्दा गूंज सकता है। विपक्ष का आरोप है कि यूसीसी की आड़ में लिव इन को कानूनी दर्जा देकर देवभूमि का अपमान हुआ है, जबकि लिव इन जैसे संबंध उत्तराखंड की संस्कृति से मेल नहीं खाते। इसलिए कांग्रेस आने वाले सत्र में इस मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी में है। लिव इन में जो लोग रहेंगे उनकी एक तो प्राइवेसी भंग हो गई, दूसरा जो है प्राइवेसी भंग होने के साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आप लिव इन में रहिए। आपने उसको कानूनी दायरा देने का कहा। इससे यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति अलाउ नहीं करती। कांग्रेस सदन से सड़क तक इस मुद्दे को महिला सम्मान और संस्कृति से जोड़ना चाहती है और लिव इन संस्कृति को उत्तराखंड के लिए खतरा बता रही है। ऐसे में सदन में मुद्दा गूंजा तो सरकार को बिना शादी संबंध और साथ रहना कैसे सही है समझाना होगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक लिव इन को कानूनी दर्जा देने के पीछे महिला की सुरक्षा की सोच है, उत्तराखंड को लिव इन टूरिज्म स्टेट बनाने की सोच नहीं। मैं यूसीसी में बहुत गहन चर्चा पहले भी हुई है सदन के अंदर, और लिव इन रिलेशंस की बात करिए, ये एक रियलिटी है। मैंने उस दिन भी सदन में यही कहा था कि इसको नकारा नहीं जा सकता कि आज उत्तराखंड में भी लिव इन रिलेशंस हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा भी, उनको जो पार्टनर्स हैं उनकी सुरक्षा भी हो और सरकार को पता भी हो कि कौन लोग लिव इन में है, क्या उनका रिश्ता है, कौन से लिव इन रिलेशनशिप का टूरिज्म का क्षेत्र नहीं बना रहे हैं। ये लोगों की सुविधा के लिए और दूसरी चीज सुरक्षा के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो कांग्रेस ने खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन यूसीसी के साथ लिव इन रिलेशन को मान्यता पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और तैयारी देवभूमि की संस्कृति का हवाला देकर मुद्दे को सदन में उठाने की है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। इस दौरान सीएम ने खुद खिलाड़ियों को खाना परोसा और साथ ही खाने को खुद भी खाकर चेक किया। सीएम धामी ने खिलाड़ियों से बातचीत की और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सभी खिलाड़ी व्यवस्थाओं से खुश हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे खेल महाकुंभ और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, खाना खाकर चेक किया, साथ ही खिलाड़ियों को खाना भी परोसा और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी खुश हैं और खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए फीडबैक लेते हुए भी नजर आए। व्यवस्थाओं का जायजा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान लिया। देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित बैडमिंटन कोर्ट में चल रही नेशनल गेम्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का मंगलवार को शानदार समापन हुआ। फाइनल मुकाबले को देखने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और रोमांचक मैच का आनंद लिया। फाइनल में तमिलनाडु के सतीश कुमार ने उत्तराखंड से सूर्यांश रावत को हराया, तो वहीं महिला के डबल मिक्स में भी तमिलनाडु ने उत्तराखंड को हराया, जिसमें उत्तराखंड की कुहू गर्ग ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। आपको बता दें कि कुहू गर्ग उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी और खुद भी आईपीएस अधिकारी हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के लिए बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने फोटो भी खिलाड़ियों के साथ खिंचाया, साथ ही भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की कामना की। अब मैं निवेदन करूंगी मिस्टर अजय सिंघानिया। थोड़ा नर्वस हो गया था लास्ट में, प्रेशर में तो मिस्टेक्स हो गई थोड़ी, बाकी पूरा गेम अच्छा ही खेला।
नेक्स्ट टूर्नामेंट लिए अभी एकेडमी जाऊंगा, प्रैक्टिस करूंगा, थोड़ी जो भी गलतियां करी है उन पे काम करूंगा। Now next I got selected for the Asia Badminton Mixed Team Championship, so I'm getting ready for that. Tomorrow I'm going to Guwahati for the camp. So For the trophy ceremony, I'd like to request. yeah, I mean Uttarakhand is a pretty good state. I mean, we enjoy the climate, weather, place, and the organizers were very good today. जैसा मैंने यहाँ पे भी खेला, मुझे खेल के कोर्ट पे वापस आके बहुत अच्छा लगा। 5 साल के बाद आई, मगर कोर्ट घर की तरह मुझे बिल्कुल फील होता है। तो मुझे जितना मौका मिलेगा मैं खेलना चाहूंगी, जितना मौका मिलेगा मैं रोज प्रैक्टिस को दूंगी और टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना। बट ऑब्वियसली सर्विस मेरी पहली प्रायोरिटी हो जाएगी, क्योंकि जब आप ऐसी चीज में आप IPS जैसी प्रेस्टिजियस सर्विस एंटर करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। और उसके साथ मुझे जितना टाइम मैं दे पाऊंगी मैं स्पोर्ट को जरूर दूंगी। पिथौरागढ़ में चल रहे नेशनल गेम्स के तहत में बॉक्सिंग मुकाबलों में बड़े मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिला। ओलंपियन महिला बॉक्सर लवलीना ने उत्तराखंड की बबीता बिष्ट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। वहीं दूसरी ओलंपियन महिला बॉक्सर जैस्मीन ने झारखंड की स्नेहा को आसानी से हराया। अभी दोनों महिला ओलंपियन मुक्केबाज सेमीफाइनल में खेलेंगी और लवलीना के मुकाबले को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। अच्छा था, जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। फर्स्ट राउंड थोड़ा सा आराम से खेल रही थी, फिर सेकंड थर्ड राउंड से थोड़ा सा एफर्ट लगाया। अच्छा था। काफी अच्छा था सर मैच, और झारखंड की बॉक्सर के साथ था और ये नेशनल गेम्स में काफी अच्छा टूर्नामेंट है। तो आज की फाइट में मेरी काफी अच्छी गई, 5-0 का स्कोर था। तो वहीं बॉक्सिंग में उत्तराखंड के 2 मेडल पक्के हो गए हैं। पुरुष बॉक्सिंग में पहला मेडल पक्का हुआ है। उत्तराखंड के नरेंद्र अपनी कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं महिला बॉक्सिंग में भी एक मेडल पक्का हो गया है। यहां उत्तराखंड की काजल ने मंजू बावरिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आपको बता दें कि बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में पहुंचने पर पदक पक्का हो जाता है, क्योंकि हार के बाद भी 2 खिलाड़ियों को ब्रॉन्ज दिया जाता है। बहुत अच्छा मुकाबला रहा। वो सामने वाली लड़की भी काफी अच्छी और सीनियर प्लेयर थी, और हमारे सारे कोचेस, सर मेरे कोच हैं, हमारे सारे कोचेस और सारे स्टाफ ने बहुत मदद की, और उनके सपोर्ट की वजह से आज मैं जीती हूँ। सर ये टफ बाउट थी, ये मेरे शुरू का बॉक्सर था आर्मी से, और यही बाउट थी जो कि मैंने अपना पूरा जोर लगाया है, और मैं उत्तराखंड के लिए नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड दे चुका हूँ, और नेशनल गेम में मेरा टारगेट है गोल्ड दे जाऊंगा। चमोली में मौसम का मिजाज बदला है। यहां पर औली बद्रीनाथ के साथ में हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही निचले इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। वहीं मौसम का मिजाज बदलने से एक बार फिर से पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम के सामने की हैं, जहां पर सुबह से हल्की बर्फबारी हो रही है और पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना बनी हुई है। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है। यहां पर 2022-23 में 3,65,636 टूरिस्ट आए थे, जबकि साल 2023-24 में यहां पर केवल 3,44,655 ही पर्यटक पहुंचे। ये कमी करीब 21,000 की है। पर्यटन कारोबारी इसे कॉर्बेट में पर्यटकों के लिए बढ़ाए रेट्स को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट के बाहर पर्यटकों के लिए ये टैरिफ आधा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन इसे आसपास में नए खुले पर्यटन जोन को वजह मान रहा है, क्योंकि पर्यटक कॉर्बेट के साथ ही नए जोन भी देखना चाहते हैं। देखा जा रहा है कि थोड़े से टूरिस्टों में कुछ कॉर्बेट में जो आने वाले थे उनमें कमी आई है। इसका जो मुख्य कारण जो हम देखते हैं कि कॉर्बेट पूरे लैंडस्केप में कई और टूरिस्ट जोन भी खुले हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उन टूरिस्ट जोन को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वो उन एरिया में भी बिताएं, तो प्रॉब्ली इससे थोड़ा कमी आई है। फिर कई अलग अलग जो चीजें होती हैं, कभी कोई घटनाएं ऐसी होती हैं, उनके वजह से भी इस तरह की कमी आती है। परंतु हमें उम्मीद है कि इस बार जो हमारा टूरिज्म है वो बहुत अच्छा चल रहा है। 2022-23 में 3,65,655 टूरिस्ट आए थे, जबकि साल 2023-24 में यहां पर केवल 3,44,655 ही पर्यटक पहुंचे। ये कमी करीब 21,000 की है। पर्यटन कारोबारी इसे कॉर्बेट में पर्यटकों के लिए बढ़ाए रेट्स को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि कॉर्बेट प्रशासन इसे आसपास में नए खुले पर्यटन जोन को वजह मान रहा है। वहीं कॉर्बेट प्रशासन इसे आसपास में नए खुले पर्यटन जोन भी देखना चाहते हैं।
और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।